तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में एकदम पूछेगा ही पूछेगा, इस बात की गारंटी आपको हमेशा हर वीडियो में देते आ रहे हैं। और इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो भूगोल का जो आपका कृषि वाला चैप्टर है, इस चैप्टर से पूछे जाने वाले जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक ही वीडियो में लेकर आ गए हैं और इससे बाहर एकदम नहीं पूछेगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और ध्यान से आप बातों को सुनते रहेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हर एक बात को समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे पूछेगा, क्या क्या पूछेगा। तो चलिए बात करते हैं। पहला, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है कृषि, चैप्टर का नाम ही क्या है, कृषि नाम है ना। तो कृषि वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है। तो बात करते हैं, पहला आपका स्टेटमेंट है कृषि जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आपका इकोनॉमिक्स से ये बात उठा लिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। कृषि क्षेत्र, कृषि से संबंधित जितना भी क्षेत्र है ना, सब के सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो कृषि कहेंगे कि ये प्राथमिक अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का क्या है, भाग है, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में जो है आपका अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में जो है औद्योगिक आते हैं, औद्योगिक कारखाने आते हैं, कल कारखाने आते हैं, उद्योग सब आते हैं। तीसरा में आपका सेवा क्षेत्र आता है। अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में जो है आपका क्या आता है, सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो 3 क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है क्या, कृषि क्षेत्र आता है। तो ये एग्जाम आपके इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स वाला जो एग्जाम है उसमें एकदम पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा आपका है भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है, तो एक कृषि प्रधान देश है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और आपका पूछेगा कि भारत की जो कृषि है किस पर आधारित है, तो मॉनसून पर आधारित है। किस पर आधारित है, भारत की कृषि जो है मॉनसून पर आधारित है, अर्थात वर्षा पर आधारित है। किस पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। हमारी कृषि व्यवस्था जो है ना, वर्षा यानी कि मॉनसून पर आधारित है। फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम यहाँ से पूछेगा सारा का सारा लाइन ही जो है कृषि से जुड़ा हुआ जितना है आपका एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दिए हैं। तो आपका एक स्टेटमेंट है कर्तन एवं दहन, है ना, जिसको इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है ना। दहन एवं कर्तन कृषि यानी कि स्लैश एंड बर्न कृषि क्या होता है, इसमें क्या करते हैं आदिवासी लोग पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, जंगल झाड़ियों को काट देते हैं, फिर जला देते हैं। जला करके वहाँ की मिट्टी जब उपजाऊ हो जाती है तो उस पर खेती करते हैं। फिर वहाँ की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जब खत्म हो जाता है तो वो कहीं और चले जाते हैं। ठीक है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये बात है कर्तन एवं दहन कृषि, जिसको स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं। ये पद्धति को जो है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि को ही क्या कहते हैं, दहन एवं कर्तन कृषि कहते हैं। तो झूम कृषि शब्द जो है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे 4 राज्यों में जो है दहन एवं कर्तन कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पूछेगा आपसे मणिपुर में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है पालमू। पालमू क्या है, ये झूम कृषि ही है। अलग अलग स्थानों में है ना झूम कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। दहन एवं कर्तन कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मणिपुर में झूम कृषि को क्या कहा जाता है, पालमू कहा जाता है। फिर आपका है झूम कृषि, जिसको दहन एवं कर्तन कृषि कहते हैं। इसी को छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में दीपा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दीपा के नाम से जाना जाता है। तो दीपा के नाम से झूम कृषि को किन किन क्षेत्रों में जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में। तो ये बात आप याद रखेंगे। आपसे एक और पूछेगा, यहाँ पे देख रहे हैं भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो धान यानी कि चावल है। आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा कि भारत का मुख्य खाद्यान्न मतलब खाने वाला फसल, पहला फसल कौन सा है ना, मुख्य रूप से पहला खाद्य फसल कौन सा है, खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो उसका नाम है धान यानी कि चावल। तो चावल को याद रखेंगे, ये भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है। हम लोग सभी लोग जो है पहला खाद्यान्न के रूप में धान यानी कि चावल को खाना पसंद करते हैं।
फिर आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एकदम 100% फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। हरित क्रांति के जनक जो है भारत में, कहाँ, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो आप नाम बताएंगे MS धोनी। MS धोनी नहीं बताएंगे, MS स्वामीनाथन। तो धोनी से आपको याद रखना, जैसे कि बोलते हैं ना MS धोनी, तो याद रखेंगे MS स्वामीनाथन, उसमें MS लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन जो हैं ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। विश्व में बोलेगा तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये अमेरिका के रहने वाले थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, हरित क्रांति विश्व में सबसे पहली बार लाया था। तो बोरलॉग का नाम याद रखेंगे, विश्व स्तर पर बोरलॉग का नाम याद रखेंगे, भारत में MS स्वामीनाथन का नाम याद रखेंगे। हरित क्रांति का प्रभाव जो है सबसे ज्यादा भारत में हरित क्रांति का प्रभाव किन किन राज्यों पे पड़ा था, तो याद रखेंगे पंजाब और हरियाणा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हरित क्रांति का प्रभावित होने वाला जो राज्य है, प्रथम राज्य है वो कौन कौन था, तो पंजाब और हरियाणा संयुक्त रूप से बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो है गेहूं का उत्पादन हुआ था। तो आपसे एग्जाम में पूछता भी है कि हरित क्रांति में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन हुआ था, तो गेहूं का बहुत ज्यादा मात्रा में, आशा से अधिक बहुत ज्यादा क्या हुआ था, उत्पादन हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था, इसमें उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था, हाई यील्डिंग, है ना, सीड का प्रयोग किया गया था। ठीक है, फिर आपका बता ही दिए विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। रोपण कृषि जो है एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। रोपण कृषि क्या है, तो वैसी कृषि की पद्धतियां या विधि जिसमें क्या किए जाते हैं, वैसे फसलों को लगाया जाता है जिसको काट करके तुरंत बेच दिया जाता है और पैसे की प्राप्ति, धन की प्राप्ति कर ली जाती है, उसको रोपण कृषि कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से चाय की खेती की जाती है ना, रबड़ का खेती किया जाता है, आपका कॉफी का खेती किया जाता है, केला का खेती किया जाता है, गन्ना का खेती किया जाता है। तो ये सभी फसल जो लिए, नाम लिए, ये सभी रोपण कृषि के उदाहरण हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया, चाय, कॉफी, गन्ना, केला, रबड़, ये सब रोपण कृषि यानी कि व्यापारिक कृषि के उदाहरण हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि के उदाहरण है, इसमें से कोई एक रहेगा या नहीं है, वो भी छाट आप सकते हैं। ठीक है, आपको बात कर ले, आप ध्यान से सुनेंगे। चाय का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है कहाँ किया जाता है, तो असम में किया जाता है। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, असम में किया जाता है। फिर कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो आपका याद रखेंगे कहाँ, कर्नाटक में। कर्नाटक में अरेबिका नामक जो है आपका, है ना, एक कॉफी होता है, उन्नत किस्म का कॉफी होता है, अरेबिका नाम का कॉफी, जहाँ पे, है ना, कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है कॉफी सबसे ज्यादा। फिर गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में। भारत में पूछेगा तो सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है, और दक्षिण भारत में पूछेगा तो महाराष्ट्र इसका नाम आ जाएगा, है ना। उत्तर भारत में पूछे या संपूर्ण भारत में पूछे तो पहला नाम उत्तर प्रदेश कर लेंगे। तो यदि दक्षिण भारत लगा कर पूछेगा गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, केला का उत्पादन के लिए आप कोई विशेष राज्य नहीं है ना। हाजीपुर का केला आप लोग बहुत ही जानते होंगे, हाजीपुर का केला जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ये याद रख सकते हैं। वैसे ये नहीं पूछेगा। रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है भारत में केरल करता है। कौन करता है, केरल करता है। सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कौन करता है, केरल करता है। तो ये बात याद रखेंगे। जैसा कि आपको बताया सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन कौन करता है, तो केरल करता है। केरल में काजू का भी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, थोरियम का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, आपको बता चुके हैं। थोरियम जो है मोनाजाइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है, जहां इसका उत्पादन जो है सबसे ज्यादा केरल में देखने को मिलता है। फिर आपका है हरित क्रांति का मुख्य कारण उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करना था। हाई यील्डिंग सीड का प्रयोग करना यहाँ का मुख्य कारण था। हरित क्रांति इतना हुआ क्यों हुआ, क्योंकि उन्नत किस्म के बीज, सबसे मुख्य कारण था उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करना। उसके अलावा भी और बहुत सारे कारण थे, जैसे कि तकनीक का, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया, है ना। आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया गया खेती में, है ना। तो ये वैज्ञानिक तरीके से खेती किया गया। तो ये सब सभी के कारण क्या हुआ, हरित क्रांति आया, जिसमें सबसे प्रमुख कारण था उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना। फिर आपका फसल यहाँ से आता है। आपका मौसम के आधार पर हमारा भारत जो है एक मानसूनी आधारित आपका खेती किया जाता है, कृषि किया जाता है भारत में।
तो फसल यहाँ 3 प्रकार के उत्पादित किए जाते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, है ना। भारत में कितने तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है? रबी, खरीफ और जायद फसल। रबी का उत्पादन आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से, है ना, रबी फसल कौन सा है, खरीफ फसल कौन सा है, या चावल किस प्रकार का फसल है, गेहूं किस प्रकार का फसल है। ये 2 को जो है आपका बहुत पूछता है। तो तीनों यहाँ पे ला दिए हैं। रबी का जो रबी फसल जो है ये आपका बोया जाता है कब? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। रबी फसल का बोया जाना मतलब उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है, मतलब बोने लगते हैं मतलब क्या समझ रहे हैं ना आप बातें को? बोया जाता है, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल को बोया जाता है और काट लिया जाता है ना। फसलों को काट लिया जाता है मार्च अप्रैल के आसपास। क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। तेज धूप में क्या कर लिया जाता है? इसको काट लिया जाता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? गेहूं एकदम नहीं भूलेंगे। गेहूं पहला नंबर पे याद रखेंगे। गेहूं जो है एक रबी फसल है। गेहूं जो है क्या है? एक रबी फसल है। और उसके अलावा चना, मटर, सरसों, तीसी, ये सभी के सभी क्या हैं? रबी फसल हैं। तो पहले नंबर पे गेहूं को याद रखेंगे, एक रबी फसल है। रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। फिर है आपका खरीफ फसल, है ना। इसका मुख्य उदाहरण जो है आपका चावल, धान है ना। इसको जून जुलाई में मानसून जब आता है ना, वर्षा ऋतु की फसल भी इसको कहते हैं, ठीक है। जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। किसको? खरीफ फसल को। इसका उदाहरण याद रखेंगे चावल के अलावा कपास, मक्का, ये सभी के तीनों याद रखेंगे, है ना। चावल तो एकदम फिक्स है कि याद रखेंगे। चावल जो है आपका खरीफ फसल है, ठीक है। और मक्का, कपास को भी साथ में याद रख लेंगे क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है? खरीफ फसल है। उसके अलावा ज्वार बाजरा भी आपका खरीफ फसल में ही आता है। जायद फसल उतना नहीं पूछता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है रबी और खरीफ के बीच में जो आपका थोड़ा सा गैप बचता है, आपका मार्च अप्रैल में इसको जायद को बोया जाता है, जून जुलाई में ही काट लिया जाता है। इसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब तरह तरह के पानी वाले जो फसल होते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वैसे फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रबी खरीफ एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन यहाँ से, इसको याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है ज्वार, बाजरा, रागी, ये मोटे अनाज हैं। उसके अलावा मकई जिसको कहते हैं, ये भी मोटे अनाज में ही आता है, ठीक है। तो मक्का यहाँ पे छूट गया है, तो मक्का भी आप क्या करेंगे? लिख लेंगे, ठीक है। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का यानी कि मकई मोटे अनाज के उदाहरण हैं, ठीक है। फिर आपका है सोयाबीन और दाल में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है ना। वो सोयाबीन जो छोटा होता है, सफ़ेद होता है, जिसको फुला करके खाया जाता है या सब्जी बनाया जाता है, ठीक है ना। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। इतना प्रोटीन होता है कि जल्दी पचता नहीं है। यदि आप फुला के खा ले एक मुट्ठी ऐसे ही तो पचेगा नहीं, इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। उसके अलावा दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोयाबीन में, है ना, क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। दाल जो है मुख्य स्रोत किसका है? दाल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। फिर आपका कपास का जन्म जो है कहाँ हुआ था? कपास का जन्म स्थल कहाँ है? तो भारत है। भारत में जो है कपास का जन्म स्थल माना जाता है ना। कपास का जो सबसे पहले मतलब कि यहाँ पे उत्पादन होना शुरू हुआ कहाँ? भारत में। पूरे विश्व में जो जन्म स्थली जो है कपास का, वो भारत को माना जाता है। फिर जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। आपसे इंग्लिश में ऐसे भी लिख लेगा, है ना, कि गोल्डन फाइबर जो है किसे कहते हैं, है ना, तो जूट को कहते हैं। या जूट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में गोल्डन फाइबर रहे चाहे सुनहरा रेशा रहे, उसी को टिक करना है, ठीक है। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। निम्नलिखित में से आएगा कि सफेद सोना किसे कहते हैं? तो कपास को कहा जाता है, ठीक है। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। एकदम पूछेगा। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये भी आपसे पूछेगा। तो पश्चिम बंगाल में ही जो है चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है।
तो इतना सारा बात आपको बताया है ना। इस पर आपको हरित क्रांति पर बहुत जोर देना है। आपको हरित क्रांति एकदम फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। फसल का जो आपका टाइप है ना, उदाहरण है, वो सब याद रख लेंगे। किस महीने में काटा जाता है, किस महीने में बोया जाता है ना, कहाँ सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, ये सब बातों को याद रख लेंगे, है ना। एकदम आएगा ही आएगा, एकदम फिक्स है कि आएगा। ज्योग्राफी में जितना आपको बता दे रहे हैं उससे बाहर एकदम नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो है आपका कृषि तक कंप्लीट हुआ। जल्द ही आपका ज्योग्राफी जो है 1-2 दिन में एकदम पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। उसके जस्ट बाद हम लोग संस्कृत को लेकर आएंगे। कल तक या परसों तक हम पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि शुरुआती दौर है तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाने जो है इधर पहली बार मतलब कि स्टार्ट किए हुए थे, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे। तो इधर हम लोग फाइनली डिसाइड किए हैं कि अब ऑनलाइन ही पढ़ाना है ना, जितना हो सके आगे भी। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं।